हेलो गाइस, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल द स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, मैं अमित। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज तथा उनके लिए जो शर्त है उस शर्त को मैं आज बताने वाला हूँ। जैसा कि गाइस बोर्ड पे हेडिंग देख रहे हैं, विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज तथा उनके लिए निम्नलिखित शर्त। यानी जो चतुर्भुज होते हैं, चतुर्भुज में जैसे वर्ग हो गया, आयत हो गया, समचतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, समलंब हो गया। तो इस प्रकार के जो चतुर्भुज होता है, इस चतुर्भुज को यानी समलंब होने के लिए क्या क्या शर्त होंगे, आयत होने के लिए क्या क्या शर्त होंगे, वर्ग होने के लिए क्या क्या शर्त होंगे, उसी का आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पे हेडिंग में वर्ग है, समचतुर्भुज है, आयत है, समांतर चतुर्भुज है और क्या है, समलंब है। यानी 5 आकृतियों के बारे में, मतलब कि पांचों आकृति कैसा है, चतुर्भुज है। उस पांचों चतुर्भुज के क्या क्या कंडीशन होता है, क्या क्या शर्त होता है, उसी का आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट में गाइस हम लोग का हेडिंग है वर्ग। वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर कहा जाता है। यानी वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। वर्ग होने के लिए क्या क्या शर्त हो सकते हैं, उसी को समझेंगे। पहला शर्त में लिखा है कि चारों भुजा बराबर होते हैं। कहने का मतलब है कि जो चतुर्भुज वर्ग होंगे, उस वर्ग को होने के लिए मतलब कि उसके चारों भुजा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो वही लिखा है पहला शर्त में कि चारों भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी यहाँ पे एक फिगर हम लोग लिए हैं, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी भुजा बी सी के बराबर होंगे, बी सी भुजा सी डी के बराबर होंगे और सी डी भुजा किसके बराबर होंगे, ए डी के। यानी कहने का मतलब है कि इसका समुच्च भुजा यानी चारों भुजा जो होंगे आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यही है वर्ग का पहला कंडीशन। यानी वर्ग होने के लिए पहला शर्त क्या होते हैं, चारों भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात यहाँ पे लिखिए ए बी जो है बीसी के बराबर होंगे, बीसी सीडी के बराबर होंगे और सीडी किसके बराबर होंगे, एडी के। तो वर्ग होने के लिए पहला शर्त यही याद रखना है कि वर्ग की चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। यानी वर्ग की सभी भुजा बराबर होते हैं। इसका दूसरा का शर्त में हमने लिखा है कि दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। कहने का मतलब है कि जो आकृति वर्ग होगा यानी जो फिगर जो होगा स्क्वायर को वो रिप्रेजेंट करेगा। स्क्वायर होने के लिए अगर बताया जाएगा तो उसके दोनों विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। विकर्ण यानी डायगोनल। जो इस प्रकार के जो शीर्ष होता है, इन दोनों शीर्ष को मिलाने से जो रेखा बनती है उसको क्या बोला जाता है, विकर्ण कहा जाता है। तो किसी भी चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। यहाँ पे एक एसी विकर्ण है और एक बीडी विकर्ण है। तो एसी विकर्ण जो है वो बीडी के क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि यह आकृति क्या है, वर्ग है। वर्ग होने के लिए दो कंडीशन याद रखना होता है, उसकी चारों भुजा क्या होते हैं, बराबर होती है तथा दोनों विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो वही हम दूसरा का में लिखा है कि दोनों विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात एसी जो है वो बीडी के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो गाइस यही दो कंडीशन है वर्ग होने का। कोई कहेगा वर्ग किसे कहते हैं, बोलेंगे कि वर्ग एक चतुर्भुज होता है जिसके चारों भुज आपस में बराबर होते हैं तथा दोनों विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसी आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं या स्क्वायर कहते हैं। तो आई होप गाइस वर्ग के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। वर्ग के लिए क्या क्या शर्त हो सकते हैं ये समझ में आया होगा। पहला शर्त फिर से बता रहे, चारों भुजा बराबर होते हैं। यानी जिसमें चारों भुजा ये चारों भुजा क्या होंगे, बराबर होंगे। दूसरा का शर्त बताया कि दोनों विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। किसी भी चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, अगर दोनों विकर्ण बराबर हो जाए और चारों भुजा बराबर हो जाए तो उस आकृति को, उस चतुर्भुज को हम लोग क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे या स्क्वायर कहेंगे। सेकेंड में है, सेकेंड टॉपिक है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज को इंग्लिश में रोम्बस कहा जाता है। यानी समचतुर्भुज होने के लिए क्या क्या शर्त हो सकते हैं उसको समझेंगे। पहला में लिखा है कि चारों भुजा बराबर होते हैं। कहने का मतलब है समचतुर्भुज जो आकृति होंगे, जो चतुर्भुज होंगे, उसके चारों भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक चतुर्भुज बना है, इसमें चार को भुजा ए बी है, बी सी है, सी डी है और ए डी है। तो ए बी जो होगा बीसी के बराबर होगा, बीसी सी डी के बराबर होगा, सी डी ए डी के बराबर होगा। चारों भुजा बराबर होगा, इसका पहला कंडीशन यानी पहला शर्त जो है इसके शर्त से मिल रहा है कि इसका भी चारों भुजा बराबर था और इसका भी चारों भुजा बराबर है। यानी वर्ग के लिए भी चारों भुजा बराबर होते हैं और समचतुर्भुज के लिए भी चारों भुजा बराबर होते हैं। लेकिन इसका दोनों दूसरा का शर्त में क्या लिखा है कि दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। वर्ग में क्या होता है, दोनों विकर्ण बराबर होता है, जबकि समचतुर्भुज में दोनों विकर्ण बराबर नहीं होगा। जब दोनों बराबर विकर्ण आ जाए तो उसको हम लोग वर्ग कहेंगे, और जब दोनों बराबर विकर्ण न आए और चारों भुजा बराबर आए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समचतुर्भुज कहेंगे या रोम्बस कहेंगे। तो गाइस यहाँ पे वर्ग में और समचतुर्भुज में कुछ खास अंतर नहीं है। केवल एक अंतर याद रखना है कि इसका अगर विकर्ण बराबर हो और चारों भुजा बराबर हो तो उसको हम लोग वर्ग कहेंगे। लेकिन चारों भुजा बराबर हो और विकर्ण बराबर नहीं हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समचतुर्भुज कहेंगे।
तो आई होप वर्ग और सम चतुर्भुज में कोई दिक्कत नहीं होगा और दोनों को बढ़िया से समझ में आया होगा। तीसरा आकृति है आयत, यानी आयत को इंग्लिश में रेक्टेंगल कहा जाता है। तो आयत होने के लिए क्या क्या शर्त है उसको अब हम लोग समझेंगे। तो आयत होने के लिए पहला शर्त लिखा है कि दोनों युग्म के समांतर भुजाएं बराबर होती है। कहने का मतलब है कि आयत में कितने भुजा होते हैं? 4 भुजा। तो युग्म में कितने हुए? 2 युग्म हुए, मतलब 2 भुजाओं का एक युग्म बोलते हैं, फिर 2 भुजाओं का एक युग्म, यानी 4 भुजा। इसलिए इसमें कितने युग्म होंगे? 2 युग्म। तो इसमें बताया है कि दोनों युग्म के समांतर भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। यानी अगर ये दोनों भुजा जो है समांतर भुजा आपस में बराबर होंगे और इधर से ये दोनों भुजा आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी जब दोनों समांतर भुजा बराबर हो तो उसको हम लोग आयत कहेंगे। और इसका दूसरा कंडीशन बताया कि दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। कहने का मतलब है कि जब किसी चतुर्भुज के आमने सामने का दोनों भुजा बराबर हो तथा दोनों विकर्ण भी बराबर हो तो उस चतुर्भुज को हम लोग क्या कहेंगे? आयत कहेंगे, या उसी को इंग्लिश में रेक्टेंगल कहा जाता है। फिर से समझते हैं, दोनों युग्म के समांतर भुजाएं बराबर होते हैं, यानी इसका दोनों जो समांतर भुजा है आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अर्थात ए बी जो है वो सी डी के बराबर होंगे। देखिए ए बी जो है किसके बराबर होंगे? सी डी के। और बी सी किसके बराबर होंगे? ए डी के। जब यह दोनों समांतर भुजा बराबर हो और दूसरा में दोनों विकर्ण बराबर हो, यानी ए सी जो है वो बी डी के बराबर होंगे, तो उस आकृति को हम लोग क्या कहेंगे? आयत कह सकते हैं, यानी रेक्टेंगल कह सकते हैं। तो किसी भी चतुर्भुज को अगर मान लेते हैं रेक्टेंगल कहना है या आयत कहना है तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि उसका आमने सामने का दोनों भुजा बराबर होना चाहिए और दोनों विकर्ण भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। आई होप आयत भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब गाइस हम लोग समझेंगे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज को इंग्लिश में पैरेललोग्राम कहते हैं। यानी पैरेललोग्राम के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, क्या क्या शर्त हो सकते हैं, उसको समझेंगे। इसमें पहला लिखा है कि दोनों युग्म के समांतर भुजा बराबर होते हैं। यानी इसका भी आपस में दोनों समांतर भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यहाँ पे 2 समांतर भुजा है और यहाँ पे 2 भुजा है, तो दोनों भुजा क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। ए बी जो है सी डी के बराबर होंगे, बी सी जो है ए डी के बराबर होंगे। इसका पहला जो कंडीशन है इसके कंडीशन से मिलता जुलता है। यानी इसमें भी लिखा है दोनों युग्म के समांतर भुजा क्या होती है? बराबर होती है। अर्थात ए बी जो है वो सी डी के बराबर होंगे और बी सी जो है ए डी के बराबर होंगे। लेकिन दूसरा का शर्त क्या है गाइस कि दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। अगर दोनों विकर्ण बराबर आ जाए और दोनों समांतर भुजा बराबर आ जाए तो उसको आयत कहेंगे। और जब दोनों समांतर भुजाएं बराबर आ जाए और दोनों विकर्ण बराबर न आए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? समांतर चतुर्भुज, या उसी को पैरेललोग्राम कहते हैं। क्लियर है? दोनों में थोड़ा का अंतर है। पहला अंतर क्या बताएंगे कि पहला अंतर बोल सकते हैं इसमें कि जो इसका विकर्ण बराबर होता है जबकि इसका विकर्ण बराबर नहीं होता है। यानी आयत का विकर्ण बराबर होते हैं और जबकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। लेकिन इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? कॉमन क्या है? इसमें कॉमन यह मिल रहा है कि इसका भी आमने सामने का भुजा बराबर होता है और इसका भी आमने सामने का भुजा बराबर होता है। लेकिन इसके विकर्ण बराबर नहीं होते, इसका विकर्ण बराबर होता है। क्लियर है? समांतर चतुर्भुज भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पांचवा टॉपिक है समलंब। समलंब को क्या बोला जाता है? ट्रेपेजियम कहा जाता है। ट्रेपेजियम कहा जाता है। ट्रेपेजियम को हिंदी में समलंब कहते हैं। तो समलंब किसी भी आकृति को, किसी भी चतुर्भुज को समलंब होने के लिए क्या कंडीशन है? पहला कंडीशन है एक युग्म की भुजा समांतर होती है। कहने का मतलब है इसमें 4 भुजा है ना, तो 4 भुजा में एक युग्म यानी 2 भुजा जो होंगे आपस में क्या होंगे? समांतर होंगे। 2 भुजा आपस में क्या होंगे? समांतर होंगे। तो एक युग्म की भुजाएं क्या होती है? समांतर होती है। अर्थात इस फिगर की अगर बात करेंगे तो ए बी जो होगा वो सी डी के क्या होगा? समांतर होगा। वही लिख दिए कि ए बी जो होगा पैरेलल होगा किसके? सी डी के। यानी ए बी समांतर होगा सी डी के। दूसरा का शर्त है इसमें कि दूसरी युग्म की भुजाएं समांतर नहीं होती है। कहने का मतलब है कि एक युग्म जब समांतर हो गया तो दूसरा का युग्म समांतर नहीं होगा। कोई भी अगर मान लेते हैं किसी भी चतुर्भुज को समलंब होने के लिए उसका एक युग्म जो होता है यानी 2 भुजा समांतर होती है और 2 भुजा समांतर नहीं होती है। वही लिखा है कि दूसरी युग्म के भुजाएं समांतर नहीं होती है अर्थात असमांतर होती है। यहाँ पे देखिए बीसी जो है एडी के समांतर नहीं है, काट दिए हम यहाँ पे। ये देखिए बीसी जो है एडी के समांतर है क्या? नहीं है। यह इस प्रकार से और यह इस प्रकार से, कभी भी ये एक दूसरे के समांतर नहीं हो सकता। तो किसी भी चतुर्भुज को समलंब होने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? एक ऐसा चतुर्भुज जिसका एक युग्म मतलब किसी भी भुजाएं का एक युग्म जो होता है समांतर होता है और दूसरा का युग्म समांतर नहीं होता है। यानी 2 भुजा समांतर होगा और 2 भुजा समांतर नहीं होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? समलंब